विनोद, पिछले सत्र में हमने एक एफपीओ को व्यवसाय करने के लिए आवश्यक 3 प्रकार के संसाधनों जैसे कि मानव संसाधन, भौतिक संसाधन और वित्तीय संस्थानों के विषय में चर्चा की थी। अब इस सत्र में हम एफपीओ के अंतर्गत मानव संसाधनों के प्रबंधन के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। विनोद, ये बतलाइए कि आप मानव संसाधन प्रबंधन के विषय में क्या जानते हो? सरला जी, जहां तक मैं जानता हूं एफपीओ को लोग चलाते हैं, अतः मानव संसाधन वे लोग हैं जो एफपीओ में विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। ये कार्य सामान्य कार्य हो सकते हैं या फिर विशेष कार्य भी हो सकते हैं। बहुत ही बढ़िया विनोद। चलो इस विषय पर थोड़ी और बात करते हैं। विनोद, आप देख सकते हो कि मानव संसाधन विकास की शब्दावल 2 शब्दों से मिलकर बनी है। मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन प्लस विकास। मानव संसाधन से तात्पर्य है वो परिसंपत्तियां जो एफपीओ को उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। विकास से तात्पर्य है मानव संसाधनों की क्षमता विकास, जैसे कि शिक्षण, प्रशिक्षण, अनावृत यात्रा, प्रदर्शन आदि। सरला जी, आपने मानव संसाधन विकास की परिभाषा को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। विनोद, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि एफपीओ में 2 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। पहला, सामान्य कार्य जैसे कि प्रशासनिक कार्य, अंकेक्षण, वित्तीय प्रबंधन आदि। और दूसरा, विशिष्ट कार्य जैसे कि उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, उन्नत कृषि पद्धतियों पर क्षमता विकास आदि। इसी प्रकार से एफपीओ के संचालन में 2 प्रकार के लोगों की जरूरत होती है। पहला, सामान्य कर्मचारी, स्टाफ, जैसे कि अकाउंटेंट, मानव संसाधन प्रबंधक, एचआर मैनेजर आदि। और दूसरा, विशिष्ट या तकनीकी कर्मचारी जैसे कि उत्पादन प्रबंधक, प्रोडक्शन मैनेजर, विपणन प्रबंधन, मार्केटिंग मैनेजर, खाद्य प्रसंस्करण प्रबंधक, मैनेजर आदि। विनोद, जब हम मानव संसाधन को कौशल के दृष्टिकोण से देखते हैं तो एफपीओ कर्मचारियों में 2 तरह का कौशल होना चाहिए। पहला, तकनीकी स्किल या कौशल, जिसमें सम्मिलित है विशिष्ट ज्ञान और कौशल जैसे कि कृषि संबंधी कौशल, वित्त और अंकेक्षण में कौशल, प्रबंधकीय और व्यावसायिक कौशल आदि। दूसरा, सॉफ्ट स्किल, जिसमें सम्मिलित है नेतृत्व कौशल, संप्रेषण कौशल, श्रवण कौशल, टीम कौशल, सृजनात्मकता, तर्क संगति, लोगों के साथ काम करना व सहजीकरण आदि। सरला जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या आप मुझे इसे उदाहरण के माध्यम से समझा सकती हैं? क्यों नहीं विनोद। चलो इसको हम समर्थ किसान उत्पादक कंपनी जिला आगर मध्य प्रदेश का उदाहरण लेकर समझते हैं, जो कि पहला कृषि आगत या इनपुट्स, दूसरा बीज उत्पादन और तीसरा किसानों के उत्पादों के व्यापार में सम्मिलित है। इस मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं कि हर एक कृषि व्यापार के साथ आवश्यक कार्य और दक्षता को दर्शाया गया है। इससे ये जानने में मदद मिलती है कि किस किस कार्य के लिए एफपीओ को मानव संसाधन की जरूरत होगी। उदाहरण के लिए, इनपुट सप्लाई के लिए एफपीओ को इनपुट्स की खरीदी व विपणन के लिए दक्षता की जरूरत होगी। विनोद, एफपीओ के व्यवसाय के लिए आवश्यक दक्षता का मूल्यांकन करने के बाद अगले चरण में इन दक्षताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक कर्मचारियों की जरूरत का अनुमान लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को हम एक मैट्रिक्स से समझ सकते हैं, जैसे क्रमांक, पद आवश्यक दक्षता, व्यवसाय के आकार के हिसाब से आवश्यक कर्मचारी और इस कार्य के लिए पहले कर्मचारियों से उपलब्ध कर्मचारी। विनोद, अब अगर हम समर्थ किसान उत्पादक कंपनी के व्यवसाय के लिए इस मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि इस कंपनी को अपने इनपुट सप्लाई, बीज उत्पादन और किसानों की उपज के व्यापार के व्यवसाय को संचालित करने के लिए एक विस्तरण और ज्ञानवर्धक सेवा, एक्सटेंशन ऑफिसर, उत्पादन एकत्रीकरण, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, बीज उत्पादन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और अकाउंट व फाइनेंस मैनेजर की जरूरत होगी। सरला जी,
एक एफपीओ के व्यवसाय के लिए आवश्यक मानव संसाधनों की आवश्यकता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई है। कृपया आप मुझे यह समझाइए कि मानव संसाधन की नियुक्ति व विकास के लिए सामान्यतः क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। जरूर विनोद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एफपीओ के व्यवसाय के लिए आवश्यक मानव संसाधन का अनुमान लगाने के बाद मानव संसाधन के विकास व प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें सम्मिलित है: पहला, कर्मचारियों की नियुक्ति। इसके अंतर्गत एफपीओ के लिए आवश्यक योग्यता व अनुभव के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया जाता है। प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन किया जाता है और लिखित परीक्षा और अथवा साक्षात्कार द्वारा उपयुक्त प्रतिभागी का चयन किया जाता है। दूसरा, कर्मचारियों उन्मुखीकरण एवं विकास कार्य। नियुक्ति के बाद नए कर्मचारियों को एफपीओ के लक्ष्य और दृष्टि यानी मिशन एंड विजन, उसके कार्यक्रमों और कार्य पद्धतियों से अवगत कराया जाता है। तीसरा, कर्मचारियों की भूमिका और जिम्मेदारियां। प्रारंभिक उन्मुखीकरण ओरिएंटेशन के बाद कर्मचारियों को उनकी योग्यता एवं कौशल के अनुरूप विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। चौथा, प्रशिक्षण। समय समय पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण कर्मचारियों को अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करने में सहायता करते हैं, साथ ही उनको कृषि व्यवसाय के लिए आवश्यक नए कौशल को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। पांचवा, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। एफपीओ में मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, उसके सकारात्मक योगदान की प्रशंसा करना और कमजोर पक्षों पर कार्य करना, जिससे कि एफपीओ के प्रदर्शन को बेहतर किया जा सके। साथ ही अच्छे कार्य करने वाले स्टाफ को पुरस्कृत किया जा सके। छठवां, अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों को रोक कर रखना। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि एफपीओ की सफलता स्टाफ के प्रदर्शन पर निर्भर करती है, अतः ये प्रयास किए जाने चाहिए कि अच्छे कार्य करने वाले लोग एफपीओ में लंबे समय तक कार्य करें। यह कार्य बेहतर वेतनमान देकर और अच्छे कार्य वातावरण का निर्माण करके किया जा सकता है। धन्यवाद सरला जी। एक एफपीओ में मानव संसाधन के विकास और प्रबंधन के विषय में मुझे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली। आपने इतने कम समय में मानव संसाधन विकास के विषय में बहुत अच्छे से बताया। बहुत बढ़िया विनोद। तो अब क्या आप इस सत्र में सीखी गई महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में बता सकते हैं? हाँ, जरूर सरला जी। मैंने आपसे सीखा कि एक एफपीओ को अपने व्यवसाय के संचालन के लिए मानव संसाधन का नियोजन और प्रबंधन करना अति आवश्यक है। मानव संसाधन के विकास और प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाती है। एफपीओ का नेतृत्व अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाते हैं, जैसे कि पुरस्कृत करना, प्रेरणा देना, उच्च स्तर पर कौशल विकास करना, प्रोत्साहन व पदोन्नति देना आदि।